मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल, रीतिकाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है भिखारी दास। भिखारी दास की अगर मैं बात करता हूं, ज़्यादा बातें हम करेंगे नहीं, रीतिकाल कितना महत्वपूर्ण है ये आप अच्छे से जानते हैं। भिखारी दास की अगर मैं बात करता हूं तो जिन परीक्षाओं में भी हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, हिंदी से संबंधित जिन भी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है उनमें भिखारी दास से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। भिखारी दास से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे एक रचना है रस सारांश, रस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। एक रचना है काव्य निर्णय जो अलंकार से संबंधित है। एक रचना है छंदारणव पिंगल जो छंद से संबंधित है। ये तीनों ही रचनाएं हैं, इन पर जरूर पूछा जाता है। अगर बिल्कुल ही कुछ न पूछा जाए तो कम से कम जो रचना व रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए, रचना व रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए, वहां पर आपको इनमें से कोई एक रचना मिलेगी और आगे भिखारी दास का नाम आपको मिलेगा। तो भिखारी दास से संबंधित जो प्रश्न है वो जरूर जरूर पूछा जाता है। बात करते हैं भिखारी दास की। भिखारी दास का सबसे पहले हम कर लेते हैं व्यक्तिगत परिचय। ये है भिखारी दास। भिखारी दास की हम बात करते हैं तो ये है रीतिबद्ध कवि। कौन से है? रीतिबद्ध कवि है। रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वो कौन कौन से 3 कवि हैं? वो कवि है रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि, इतने से। अब जो रीतिबद्ध है उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। आपने याद रखने हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि की बात करें तो कौन से हैं? घनानंद, बोद्दा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। ये 5 जो है ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। घनानंद, बोद्दा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। और उसके बाद अगर हम बात करें रीति सिद्ध की तो वो बिहारी आते हैं। अब ये बात है कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, इन 3 भागों में किसने बांटा था? रीतिकाल को इन 3 भागों में किसने बांटा था? ये प्रश्न अभी जो पिछले साल असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है 2024 वाली, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। उत्तर क्या था? विश्वनाथ प्रसाद। तो महत्वपूर्ण है और अच्छे से याद होना चाहिए हमें कि किसने बांटा है रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध में। विश्वनाथ प्रसाद ने 3 भागों में बांटा है। हम बात कर रहे हैं भिखारी दास की, चलते हैं उनका व्यक्तिगत परिचय देखते हैं। जन्म इनका कब हुआ है? जन्म हुआ है 1705 ईस्वी में। प्रतापगढ़ के पास टयोंगा गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? प्रतापगढ़ के पास टयोंगा गांव के रहने वाले थे और श्रीवास्तव कायस्थ थे। कायस्थ थे, लेकिन जो श्रीवास्तव लगाते हैं वो वाले कायस्थ थे, ठीक है ना। कायस्थ थे, लेकिन कौन से कायस्थ थे? जो श्रीवास्तव लगाते हैं वो वाले कायस्थ थे। शुक्ल के अनुसार इनका कविता काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के अनुसार इनका कविता काल 1785 से 1807 संवत माना जाता है, ठीक है ना। 1785 से 1807 कहने से तात्पर्य यह है 1728 से माना जाता है इनका कविता काल। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। क्या दिया वंश परिचय में? इनके वृद्ध पितामह राय नरोत्तम दास थे। वृद्ध पितामह राय नरोत्तम दास थे। पर पितामह राय रामदास, पितामह वीर भानु, पिता कृपाल दास और पिता कृपाल दास। पुत्र भिखारी दास, भिखारी दास का पुत्र अवधेश लाल, ठीक है ना। भिखारी दास का पुत्र गौरी शंकर, गौरी शंकर के अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई। तो भिखारी दास जी के जो पुत्र थे उनका नाम था अवधेश लाल और उनके पुत्र थे गौरी शंकर। लेकिन गौरी शंकर जो है वो निसंतान इस दुनिया को छोड़ गए थे, तो इनकी वंश परंपरा वहीं पर ही खंडित हो गई थी। ये इनका वैसे परिचय है। रचनाओं की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है या डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें इनकी ये रचनाएं दी गई हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं देख लेते हैं। नाम प्रकाश, शब्द नाम कोश और अमर कोश। नाम प्रकाश, शब्द नाम कोश और अमर कोश,
ये सभी नाम एक ही रचना के हैं, चाहे नाम प्रकाश बोल दो, चाहे शब्द नाम कोश बोल दो और चाहे अमर कोश बोल दो, ठीक है ना। नाम प्रकाश से रस सारांश, नाम प्रकाश, प्रकाश से ही याद रह जाएगा रस सारांश, ये रस सारांश है, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा गया सारांश, ठीक है ना। इन दो रचनाओं को एक साथ याद कर सकते हैं, नाम प्रकाश और रस सारांश, नाम प्रकाश और रस सारांश, नाम प्रकाश और रस सारांश, इनको एक साथ पढ़ सकते हो आप। 3 रचनाओं को, छंदारणव पिंगल, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। छंदारणव पिंगल, छंदारणव पिंगल, ठीक है ना। छंदारणव अणे, विष्णु पुराण भाषा, से शतरंज शतिका। छंदारणव पिंगल, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। उसके बाद काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, और एक आ जाती है छंद प्रकाश। ये इनकी रचनाएं मानी जाती है। आगे इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं विस्तार से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भिखारी दास की रचनाएं निम्नलिखित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार भिखारी दास की रचनाएं ये है। 1738 ईस्वी में नाम प्रकाश कोश, 1738 ईस्वी में नाम प्रकाश कोश, 1738 ईस्वी में नाम प्रकाश कोश, 1742 ईस्वी में रस सारांश, 1742 में ही छंदारणव पिंगल, 1746 में काव्य निर्णय और 1750 में श्रृंगार निर्णय। अन्य छंद प्रकाश, शतरंज शतिका और अमर प्रकाश, हम कहेंगे अमर प्रकाश, छंद प्रकाश और शतरंज शतिका, ठीक है ना। अमर प्रकाश, छंद प्रकाश, छंद प्रकाश, अमर प्रकाश और शतरंज शतिका, ठीक है ना, याद रह जाएगा। अब इनको देखो, 4-4 का गैप है, 38, 42, 46 और 50, 38, 42, 46 और 50। एक आधी रचना भी याद रह जाती है तो सन कहीं न कहीं, अगर बिल्कुल कठिन नहीं है प्रश्न पत्र या प्रश्न जो है वो बिल्कुल कठिन नहीं है पूरी तरह से, तो फिर कहीं न कहीं हम उसका उत्तर निकाल पाते हैं। तो हमें किसी भी रचनाकार का काल ध्यान में होना चाहिए और उसकी ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक आध रचना का सन तो हमें पता ही होना चाहिए। नाम प्रकाश कोश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, उधर इनका नाम क्या था? नाम प्रकाश, शब्द नाम कोश और अमर कोश। नाम प्रकाश, शब्द नाम कोश और अमर कोश। नाम प्रकाश से रस सारांश, नाम प्रकाश से रस सारांश, नाम प्रकाश से रस सारांश। फिर आता है छंदारणव पिंगल, छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। इसको एक को अलग कर देंगे शुक्ल के लिए, बाकी ये दो अलग है, ये दो एक साथ है। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश कोश, रस सारांश, छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, आचार्य शुक्ल के अनुसार। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य कोश के अनुसार भिखारी दास की रचनाएं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार हम बताएं तो रस सारांश 1735 ईस्वी बताया गया है, जबकि शुक्ल रस सारांश का सन 1742 ईस्वी बता रहे हैं। तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं, आएंगे तो आपको बोनस मिल जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, आएंगे तो आपको बोनस सन वाले नहीं आएंगे। इनके बारे में नॉर्मली पूछा जाएगा, रचनाओं के बारे में वो रचनाएं आपको आती होंगी। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार भिखारी दास की रचनाएं हैं रस सारांश, फिर नाम प्रकाश, शब्द नाम कोश और अमर कोश। छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, सिर्फ इतनी सी समस्या है, शुक्ल के अनुसार इनके अनुसार ये ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है ना। और इनके सन थोड़े गड़बड़ किए हैं, बाकी ठीक है। रस सारांश ये 43 हो रही है तो इसको 42 किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है अगर सन करे तो। ये 46 है, काव्य निर्णय शुक्ल ने भी 46 ही मानी है। ये 51 है, शुक्ल ने इसको 50 माना है, तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं है सन की भी। श्रृंगार निर्णय, लेकिन हिंदी साहित्य कोश में स्पष्ट लिखा गया है कि श्रृंगार निर्णय जो है वो इनकी अंतिम रचना है। श्रृंगार निर्णय जो है वो इनकी अंतिम रचना मानी जाती है।
इसके अलावा विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतीका, छंद प्रकाश, बाग बहार और राग निर्णय। विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतीका, छंद प्रकाश, बाग बहार और राग निर्णय। निर्णय वाली 3 रचनाएं हमारे पास आ गई है, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और राग निर्णय। इनको भी अलग निकाल के आप याद कर सकते हो। कैसे? काव्य निर्णय, फिर आएगा श्रृंगार, और श्रृंगार के रह से राग। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और राग निर्णय। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और राग निर्णय याद रख लेना। विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतीका, बाग बहार, छंद प्रकाश, रचनाओं के नाम याद रखने हैं आपने। इनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ लेंगे। रस सारांश जो है रस से संबंधित है, छंदारोहण पिंगल छंद से, काव्य निर्णय भी उससे संबंधित है, इनमें नायक नायिका भेद भी है, ये सारी बातें पूछी गई है। इनके बारे में कुछ बातें और हैं, वो क्या है कि छंद प्रकाश जो इनका ग्रंथ है, छंद प्रकाश जो ग्रंथ है इनका स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। छंद प्रकाश जो ग्रंथ है वो इनका स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, अपितु भिखारी दास कृत छंदारणव पिंगल पर किसी अन्य कवि द्वारा, छंदारणव पिंगल पर किसी अन्य कवि द्वारा की हुई टीका है। ठीक है ना। छंद प्रकाश ग्रंथ इनका स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। छंद प्रकाश ग्रंथ जो है वो इनका स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, अपितु भिखारी दास कृत छंदारणव पिंगल पर किसी अन्य कवि द्वारा की हुई टीका है, जो इनकी मृत्यु के बाद लिखी गई थी। याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। फिर आता है इनकी अंतिम रचना श्रृंगार निर्णय, 1751 ईस्वी को माना जाता है। कोई समस्या नहीं है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अगर माना जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य कोश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लिखते हैं। क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुराने पेपर उठा के देख लेना, शुक्ल ही शुक्ल होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है। काव्यांगों के निरूपण में, काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद है, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। श्रीमानन के भोने में भोग्य भामिनी और तिन्हु को सुकिया ही मैंने सुकवि सिरमोर। भिखारीदास, ये पंक्ति है भिखारीदास की, बीच में आ गई है, कोई बात नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन देव की तरह क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। संगत असंगत में ऐसे ही पूछा जाता है, संगत है या असंगत है। अब ऐसी बातें तो पढ़ तो जाते हैं लेकिन याद नहीं रहती। साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया है।
आगे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है, उदाहरण मनोहर और सरस है, भाषा में शब्दाडंबर नहीं है। इनका श्रृंगार निर्णय, इनका श्रृंगार निर्णय हमने देखा था, इनकी श्रृंगार निर्णय जो रचना है, इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है, उदाहरण मनोहर और सरस है, भाषा में शब्दाडंबर नहीं है। भिखारी दास का एक पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है? तुलसी गंग दवो भये सुकविन के सरदार। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तुलसी गंग दऊ भये सुकविन के सरदार। तुलसी गंग दऊ भये सुकविन के सरदार किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं भिखारी दास की। किसकी पंक्तियां हैं ये? भिखारी दास की। भाषा विविध प्रकार की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बार फिर लिखते हैं इनके बारे में, देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों का वर्णन के लिए जाति विलास लिखा। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए, देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की, देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा था। क्या लिखा था? जाति विलास लिखा, जिसमें नाइन धोबिन सब आ गई, पर दास जी ने रसा भाव के डर से या मर्यादा के ध्यान से, रसा भाव के डर से या मर्यादा के ध्यान से इनको आलंबन के रूप में न रखकर दूती के रूप में रखा है। इनको आलंबन के रूप में, आलंबन से तात्पर्य नायिका के रूप में न रखकर, आलंबन एक तरह से नायक या नायिका ही होते हैं, तो आलंबन के रूप में न रखकर दूती के रूप में रखा है। इनके रस सारांश में, इनकी जो रचना है रस सारांश, नाइन, नाटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बराइन सब प्रकार की दूतियां मौजूद हैं। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनमें देव की अपेक्षा किसके बारे में कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था किसके बारे में? भिखारी दास के बारे में कहा था कि इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। ऐसा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और किसके लिए कहा था? भिखारी दास के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? भिखारी दास के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बार फिर से आपके सामने है। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह मुख्य विषय है, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया है। राम असी रावरे की रन में नरन में नीलज वनिता सी होरी खेलन लगती है, आवे यहीं अब जी में विचार सखी, चली सोते हूँ के घर जे मान घटे ते कहा घटी जे पुप्राण प्यारे को देखन पे। कहने से तात्पर्य है कि ये थोड़ा सा पीपीटी वालों ने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है। क्या है पद? क्या है कि राम असी रावरे की रन में नरन में नीलज वनिता सी होरी खेलन लगती है, होरी खेलन लगती है। भिखारी दास की है ये पंक्ति, याद रख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में। वैसे होली वाले जितने भी पद होंगे वो अधिकतर पूछे जाएंगे, जो वैसे तो सभी ने होली का वर्णन किया होगा, ठीक है ना, लेकिन जो पूछे जाते हैं प्रमुख रूप से होली के लिए, त्योहारों के लिए जो माने जाते हैं वो पद्माकर जी माने जाते हैं, तो वो पद पद्माकर के होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। होरी खेलन लगती भिखारी दास, आवे यहीं अब जी में विचार, और क्या है?
मान घटे तो कहा घटिए, जू पे प्राण प्यारे को देखन पे। भिखारी दास जी लिखते हैं कि मान घट जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्राण प्यारे को देखने का मौका तो मिल जाएगा। तो भिखारी दास जी के ये पद है। फिर आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि दास जी ऊंचे दर्जे के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऊंचे दर्जे का कवि किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऊंचे दर्जे का कवि किसे कहा है? तो भिखारी दास को। भिखारी दास को ऊंचे दर्जे का कवि किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब ये जो बातें होती हैं भिखारी दास से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन से असंगत कथन छांटिए, ठीक है ना। भिखारी दास से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का असंगत कथन छांटिए। अब उसमें ये सारी बातें आ जाती है, हमें उनमें से देखना होता है कि दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे, ठीक है ना। अब संगत है या असंगत है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर लिखते हैं, देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। बहुत ही शानदार तुलना की है दोनों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, कि भिखारी दास में देव जैसी कल्पना कम पाई जाती है। भिखारी दास में देव जैसी कल्पना जो है वो कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जितने वो असफल हुए हैं उतनी असफलता इनमें नहीं मिलती है, ठीक है, याद रख लेना। अब तो मैं बिहारी के वे बानक गैरी तेरी तन दूती, कैसर को नैन कश्मीर भो। भिखारी दास, कैसर को नैन कश्मीर भो भिखारी दास, कैसर को नैन कश्मीर भो भिखारी दास, इतने याद रख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर इनके बारे में क्या लिखते हैं, जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वह ढंग बहुत ही विलक्षण न हो, कहना चाहते थे उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वह ढंग बहुत ही विलक्षण न हो, लेकिन ये उस बात को उसी तरीके से कह देते थे या कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। किनमें? भिखारी दास में। किनमें? भिखारी दास में। आचार्य शुक्ल इनके बारे में फिर लिखते हैं, क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। यह कथन आचार्य शुक्ल का, यह कथन किसके लिए आया है? भिखारी दास के लिए आया है। किसके लिए? भिखारी दास के। क्या है? न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। कौन? भिखारी दास। किसका कथन है ये? यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके लिए है? भिखारी दास के लिए। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। मतलब इनकी रचना जो है वो कला पक्ष में फिर भी कम हो सकती है, लेकिन भाव पक्ष में नहीं हो सकती। भाव पक्ष में पूरी तरह से रंजनकारिणी, अर्थात मनोरंजन करने वाली या मन को भाने वाली है, ठीक है ना। इनकी रचना कला पक्ष में संयत हो सकती है, लेकिन भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। आचार्य शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने ऐसा भिखारी दास के लिए कहा है। किसके लिए कहा है ऐसा? भिखारी दास के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा है? भिखारी दास के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए। इनकी एक पंक्तियां भी है, ये पंक्तियां जो है मैं पूरी आपको करवा देता हूं, इसमें पूरी नहीं लिखी हुई शायद। सूर केशव मंडन बिहारी, ये पंक्ति आती है। इस पंक्ति के अंतिम जो पंक्तियां हैं, पद जो है वो पूछा जाता है। ये शुरू यहाँ से होता है, अंतिम पद तक मैं पहुँचूंगा, लाइन तक, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो बहुत महत्वपूर्ण और इतनी बार पूछी गई है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन वो शुरू कहाँ से होती है?
सूर केशव मंडन बिहारी, कालिदास कालिदास ब्रह्म, चिंतामणि मतीराम भूषण सुजानिए, लीलावर सेनापति निपट निवाज निधि, नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिए, आलम रहीम, उसके बाद है अनेकन आलम रहीम रसखान सुंदरादिक, आलम रहीम रसखान सुंदरादिक, अनेकन सुमति बहे कहाँ लो बखानिए, ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। तो ये पंक्तियां आपको पता ही है, न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। किसकी पंक्तियां ये पंक्तियां जो है किसकी है? भिखारी दास की है। कुछ और बातें हैं जो मैंने लिखी है वो आपको बता दूं। काव्य निर्णय जो इनकी रचना थी उनमें मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जयदेव तथा भानुदत्त मिश्र के अतिरिक्त हिंदी के केशव, चिंतामणि, तोष आदि पूर्ववर्ती रीति कवियों की रचनाओं का आश्रय लिया गया है। जो काव्य निर्णय इनकी रचना है, किसमें? काव्य निर्णय। किस रचना में? काव्य निर्णय रचना में। भिखारी दास की किस रचना में? काव्य निर्णय रचना में। दो रचनाएं थी ना, एक जैसे काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। तो काव्य निर्णय में इन्होंने क्या लिया है? मम्मट का, विश्वनाथ का, अप्पय दीक्षित का, मम्मट का, विश्वनाथ का, अप्पय दीक्षित का, जयदेव का तथा भानुदत्त मिश्र के अतिरिक्त हिंदी के केशव का, चिंतामणि, तोष आदि पूर्ववर्ती रीति कवियों की रचनाओं का आश्रय इन्होंने लिया है। छंदोर्णव पिंगल, इनकी एक अन्य रचना भी थी, छंदोर्णव पिंगल, ठीक है ना, में संस्कृत, प्राकृत तथा ब्रज भाषा में लिखे गए छंदो विवेचन विषय ग्रंथों के आधार पर छंद निरूपण किया गया है। छंदोर्णव पिंगल में क्या है? संस्कृत, प्राकृत तथा ब्रज भाषा में लिखे गए। किस किस भाषा में? संस्कृत, प्राकृत तथा ब्रज भाषा, ठीक है ना, संस्कृत, प्राकृत तथा ब्रज भाषा में लिखे गए छंदो विवेचन विषयक ग्रंथों के आधार पर छंद निरूपण किया गया है। ब्रज भाषा काव्य की सबसे बड़ी विशेषता तुक को सर्वप्रथम काव्यांग के रूप में ग्रहण कर इन्होंने इसका विवेचन जिस प्रकार से किया वह सहज ही प्रकट कर देता है कि इनकी पकड़ कितनी पैनी थी, ठीक है ना। तुक को, ब्रज भाषा काव्य की सबसे बड़ी विशेषता तुक को सर्वप्रथम काव्यांग के रूप में ग्रहण किया। ब्रज भाषा काव्य की सबसे बड़ी विशेषता तुक को इन्होंने काव्यांग के रूप में सर्वप्रथम ग्रहण किया था। इनकी एक पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आगे के सुकवि रिजे तो जानो कविताई, न तो राधिका सुमिरन को बहानो है। आगे के सुकवि रिजे तो जानो कविताई, न तो राधिका सुमिरन को बहानो है। राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां इनकी अक्सर पूछी गई है। काव्य निर्णय जो रचना है उसमें दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवशी राजा पृथ्वीपति सिंह के भाई बाबू हिंदूपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। काव्य निर्णय में किसको अपना आश्रयदाता लिखा है? हिंदूपति को। किसको लिखा है? हिंदूपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है काव्य निर्णय में। दास जी तो इनके श्रीपति बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें जो की त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली है। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि दास जी तो इनके बहुत ऋणी हैं, उन्होंने इनकी बहुत सी बातें काव्य निर्णय में जो की त्यों रख ली है। किसकी बातें? श्रीपति की। किसकी बातें रखी है काव्य निर्णय में? काव्य निर्णय में इन्होंने श्रीपति की। आचार्य शुक्ल लिखते हैं
कि दास जी इनके अर्थात श्रीपति के, दास जी तो इनके अर्थात श्रीपति के बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी श्रीपति की बहुत सी बातें जो कि त्यों अपने काव्य निर्णय में रखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामक है और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध है। इनके लक्षण भी, काव्य निर्णय में जो लक्षण दिए गए हैं वो भी अपर्याप्त है और कहीं की भ्रामक और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध है। अब एक और पंक्ति आएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जान्यो चहे जू थोरे ही रस कवित को बंस, जान्यो चहे जू थोरे ही रस कवित को बंस, तिन रसिकन के हेतु यह किन्नो रस सारांश। रस सारांश के लिए है ये पंक्तियां, जो है किसके लिए है, रस सारांश रचना के लिए। रस सारांश के लिए क्या है, जान्यो चहे जू थोरे ही रस कवित को बंस, तिन रसिकन के हेतु यह किन्नो रस सारांश। कौन कौन सी है इनकी पंक्तियां, जैसे जान्यो चहे जू थोरे ही रस कवित को बंस, तिन रसिकन के हेतु यह किन्नो रस सारांश। उसी तरह से पहले क्या थी, आगे के सुकवि रिजी है तो जानो कविताई, आगे के सुकवि रिजी है तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये थी। और एक थी कौन सी, ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की क्या थी, कविताई होंसो जानिए, ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी होंसो जानिए। ये इनकी प्रमुख पंक्तियां थी। काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ, काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ क्या है, काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ। काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक नंबर पर है रस सारांश, रस सारांश। 2 नंबर पर है काव्य निर्णय। 3 नंबर पर है श्रृंगार निर्णय। 4 नंबर पर है छंदारणो पिंगल। ये क्या है, इनके काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं काव्यांग संबंधी है, तो रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंदारणो पिंगल जो है ये इससे संबंधित है। रस सारांश और श्रृंगार निर्णय में रस तथा नायक नायिका भेद का वर्णन है। रस सारांश और श्रृंगार निर्णय में, रस सारांश और श्रृंगार निर्णय में, किसमें, रस सारांश और श्रृंगार निर्णय में क्या है, रस है, रस व नायक नायिका भेद, रस व नायक नायिका भेद है रस सारांश व श्रृंगार निर्णय में। इसके अलावा इनका आधार ग्रंथ जो है वो भानुदत्त की रस मंजरी तथा रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक है। इनका आधार ग्रंथ जो है, इन दोनों का इन दोनों रचनाओं का आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं। आधार ग्रंथ की हम बात करें तो 1 नंबर पर है भानुदत्त की रस मंजरी और रुद्र भट्ट का
श्रृंगार तिलक, ठीक है ना, ये इसके आधार ग्रंथ है। रस सारांश के और श्रृंगार निर्णय के भानुदत्त की रस मंजरी और रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक, ये इनके क्या है, सारांश ग्रंथ है। ठीक है, तो ये थे भिखारी दास जी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आचार्य शुक्ल है, डॉक्टर नगेंद्र है, सभी से मैंने कोशिश की है कि लेकर आऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।